हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी एजुकेटर, यूट्यूब चैनल ऑन लेट्स लर्न विद देविका से। तो आज हम करेंगे लेबर लॉ के कुछ एमसीक्यूज़, जिसमें मैंने मोस्टली सभी एक्ट कवर किए हैं और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं आरआरबी स्टाफ वेलफेयर एग्ज़ाम के लिए, एपीएफसी के लिए, एएलसी के लिए, यूजीसी नेट कोड 55 के लिए, पीएसयू के लिए, ये और जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं ऑलरेडी लेबर लॉ के एक्ट करवा रही हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिनिमम वेज एक्ट करवा चुकी हूँ मैं, और कुछ एमसीक्यूज़ भी मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे आज के एमसीक्यूज़। ओके, तो हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ। ईएसआई एक्ट हमें सोशल सिक्योरिटी किस फॉर्म में देता है? मैटरनिटी बेनिफिट के फॉर्म में देता है, या ऑप्शन बी मेडिकल बेनिफिट में देता है, या ऑप्शन सी प्रोविडेंट फंड में देता है, या ऑप्शन डी ग्रेच्युटी में देता है, ग्रेच्युटी की फॉर्म में देता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आंसर इसके नीचे ही आपको दिए हुए हैं ताकि आपको जब ये रिवाइज करो तो प्रॉब्लम ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच लेजिस्लेशन गवर्न द एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर एम्प्लॉय इन इंडिया? कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन है जो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड कवर करता है इंडिया में? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ऑप्शन सी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये एक्ट में जो ईयर मेंशन होते हैं, जैसे ईएसआई एक्ट 1948, 72, 1952, आप इनके ईयर्स भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि आरआरबी वेलफेयर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये आपको सीरियल वाइज दे दें कि अकॉर्डिंग टू ईयर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग में लगाओ। तो जब कभी भी आप एमसीक्यूज़ करते हो ना, तो आप ये ट्राई किया करो कि एक एमसीक्यू से आप 4 क्वेश्चन निकाल सको। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच लेजिस्लेशन इन इंडिया मैंडेट द प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन, रेस्ट रूम फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन है इंडिया में जो मैंडेट करता है मेडिकल फैसिलिटी भी हो, कैंटीन भी हो, रेस्ट रूम भी हो? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे आपने डी एलिमिनेट कर दिया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी तो मिलेगी नहीं, बोनस मिलता है। बोनस किसका मिलता है? कंपनी के प्रॉफिट पे मिलता है, दिवाली पे मिलता है। और अब आप देखते हो ईपीएफ, ईपीएफ में आपको क्या मिलता है? ईपीएफ में आपको मिलता है पेंशन, इंश्योरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट। अब आपके पास बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी फैक्ट्री एक्ट और ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। एज यू नो, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में क्या क्या दिया होता है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं, पॉलिसी दी होती हैं, लीव दी होती हैं। लेकिन कैंटीन, रेस्ट रूम और मेडिकल फैसिलिटी
तीनों किस में होती है? तीनों होती है आपके फैक्ट्री एक्ट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच लेजिस्लेशन इन इंडिया एंश्योर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी। इसमें कह रहा है कि इंडिया में ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन है जो वुमेन एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी वेलफेयर प्रोवाइड करता है। बहुत सिंपल है इसका आंसर। आई होप, मुझे नहीं लगता कि बताना होगा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैटरनिटी एक्ट 1961। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which legislation in India aim at regulating the employment of contract labor and ensuring their welfare? इनमें से कौन सा एक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए वर्क करता है? आईडी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन या मिनिमम? तो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर इसके क्वेश्चन में ही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड एंश्योरिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ। रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन किस एक्ट में दिया गया है? ट्रेड यूनियन। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये ट्रेड यूनियन में दिया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट इज प्राइमरी कंसर्न विद। ये कह रहा है कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट प्राइमरी किससे कंसर्न होता है? प्रोविडेंट फंड से होता है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से होता है, या इंडस्ट्रियल रिलेशन से होता है, या फिर मिनिमम वेजेस से होता है? तो प्रोविडेंट फंड से तो बिल्कुल नहीं होता, मिनिमम वेज से भी नहीं होता, इंडस्ट्रियल रिलेशन से होता है जिसमें सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग देखा जाता है कि। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आया ही इसलिए था क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे ये काम करते थे तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में इनको बहुत इश्यूज होते थे, तो उसके लिए ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लेके आए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, बाद में थोड़े जैसे जैसे क्वेश्चन आगे होते जाएंगे आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। विच लेजिस्लेशन मैंडेट द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू एम्प्लॉय इन इंडिया फॉर कंप्लीटिंग 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल कंप्लीट करता है तो किस में उसको ग्रेचुटी मिलता है? किस एक्ट में उसे ग्रेचुटी मिलता है? तो उसको मिलता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ। हमारा जो एक्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, वो क्या प्रोहिबिट करता है, क्या मना करता है कि वेजेस में इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा? जेंडर के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखें और उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। क्वेश्चन नंबर 10, द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इज़ कंसर्न विद द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ। जो हमारा एक्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10, अप्रेंटिस एक्ट किसके लिए रूल एंड रेगुलेशन कंट्रोल करता है? चाइल्ड लेबर के लिए करता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए करता है, वुमेन लेबर के लिए करता है, या इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए करता है? तो वो करता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्टिंग में ये आज एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट है, तो मैंने इजी क्वेश्चन रखे हैं। जैसे जैसे मैं पार्ट लाती जाऊंगी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाती ही जाऊंगी। आप ये मत सोचना कि इतने इजी क्वेश्चन रखे हैं तो आगे भी इजी ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये एक तरह से आपके लिए वार्म अप है। विच लेजिस्लेशन इन इंडिया रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड वर्किंग आवर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। पेमेंट ऑफ वेज और वर्किंग आवर कौन सा लेजिस्लेशन इनमें से रेगुलेट करता है? इसमें देखो दो चीज़ें, पेमेंट ऑफ वेजेस भी है और वर्किंग आवर भी है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है और कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, या फिर फैक्ट्री एक्ट भी है या फिर आईडी एक्ट भी है। आईडी एक्ट में वर्किंग आवर का डिस्प्यूट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट में नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। जब आपको मैं पूरा एक्ट पढ़ाऊंगी तब आपको समझाऊंगी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस और वर्किंग आवर दोनों ही मेंशन होते हैं, और कौन से शेड्यूल में मेंशन होते हैं ये भी मैं आपको जिस दिन एक्ट कराऊंगी उस दिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच लेजिस्लेशन इन इंडिया डील विद द रेजुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन है जो इन सभी में डील करता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ऑप्शन सी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ऑप्शन डी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 मैंडेट पेमेंट ऑफ ए बोनस टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन। एम्प्लॉय को जो बोनस की पेमेंट होती है वो किस बिहाफ पे होती है? प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, अटेंडेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। अब आपको ये बताना है कि एक एम्प्लॉय एक कंपनी में कितने दिन काम करता है जिससे वो बोनस के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, और बोनस का जैसे बोनस होता है वो कितने मंथ में दिया जाता है। आपको ये दो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। जैसे जैसे आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सर्च करोगे, बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपका ही रिवीजन होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Which legislation focus on regulating the working condition of employee in shop and commercial establishment? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताओ खुद कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। ऑप्शन है फैक्ट्री एक्ट 1948, ऑप्शन बी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ऑप्शन डी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन बी। हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 एम टू एबोलिश। बॉन्डेड लेबर सिस्टम का जो एक्ट आया था उसका एम क्या था? चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करना था, फोर्स्ड लेबर को एबॉलिश करना था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एबॉलिश करना था, या बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश करना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर दिख गया आपको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्री एक्ट इज टू रेगुलेट। फैक्ट्री एक्ट 1948 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन फैक्ट्री, ठीक है। बी ट्रेड यूनियन, सी प्रोविडेंट फंड, डी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन
फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 70, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसमें एज क्या थी, क्योंकि किसी एक्ट में कुछ दी हुई है, किसी एक्ट में कुछ दी हुई है। तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है जो, वो कौन सी उम्र के बच्चों को प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि काम नहीं करने देंगे? ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 12 ईयर, ऑप्शन सी 15 ईयर, ऑप्शन डी 16 ईयर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 16 ईयर। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस और करनी है। आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि फैक्ट्री एक्ट में चाइल्ड की एज क्या है, ठीक है, आपको ये मेंशन करना है। और एडल्ट की एज क्या है और एडोलसेंट की एज क्या है, तीनों की एज आपको मेंशन करनी है, इससे आपका ही रिवीजन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, गवर्न बाय विच लेजिस्लेशन इन इंडिया, किस लेजिस्लेशन के थ्रू गवर्न की जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप ही बता सकते हो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 इसका आंसर है। देर ना करते हुए ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। द ट्रेड यूनियन 1926 डिफाइन ए ट्रेड यूनियन एज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ। अभी तक आपने ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ा होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वर्कर और वर्कमैन, ये सब कॉम्बिनेशन है ट्रेड यूनियन का। लेकिन ये क्वेश्चन इस बार घुमा के दे दिया कि द ट्रेड यूनियन डिफाइन ए ट्रेड यूनियन एज ए कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? 10 और मोर वर्कर, 50 और मोर वर्कर, 2 और मोर एम्प्लॉयज़, 3 और मोर एम्प्लॉयज़। आप 1 मिनट का ब्रेक लीजिए या पॉज लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप खुद सोचिए इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी बताऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर डी कैसे है? ट्रेड यूनियन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर हो गया, तो ये हो गया नंबर 1। वर्कमैन एंड वर्कमैन नंबर 2, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर नंबर 3। तो इसलिए इसका आंसर 3 है। आया समझ में? क्वेश्चन किस तरह से घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है? ग्रीवियंस किया जाता है, या वर्क कमेटी प्रोवाइड की जाती है, काउंसिलेशन बोर्ड किया जाता है, या एम्प्लॉय काउंसिल किया जाता है? तो इसके लिए आपको ये चारों पता होने चाहिए, और ये चारों मैं जब करवाऊंगी, जब मैं आपको थ्योरी वाले लेक्चर करवाऊंगी। अभी इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है वर्क कमेटी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट रिक्वायर एम्प्लॉयर टू डिफाइन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू। जब किसी कंपनी में स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट बनता है तो एम्प्लॉयर अपनी टर्म एंड कंडीशन कैसे दिखाता है उन्हें, एम्प्लॉयज़ को? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दिखाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग से दिखाता है, या स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी देके दिखाता है, या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करके दिखाता है? तो इसका आंसर है वो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट की कॉपी जाती है। जैसे आपने अभी, मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट नहीं करवाया है, मैं नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ही लाऊंगी आपके लिए विद अमेंडमेंट और विद केस लो, क्योंकि यूट्यूब पे केस लो तो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। तो मैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में केस लो भी साथ में लेके आऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा नहीं है।
ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 हमें मैटरनिटी लीव देता है एंड अदर बेनिफिट देता है वुमेन एम्प्लॉय को फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। उसका मैक्सिमम पीरियड क्या है? ऑप्शन ए 12 वीक, ऑप्शन सी 16 वीक, ऑप्शन सी 26 वीक और ऑप्शन डी 24 वीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 वीक्स। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दी हुई है। यहाँ पे ये टाइपिंग एरर हो गई है ये वाली, तो आप इसको ध्यान में मत रखना। इसका आंसर 26 वीक ही होगा। 26 वीक की है कि यहाँ पर टाइपिंग में 20 टाइप हो गया है। ठीक है, इसमें देखो दिया हुआ है मैक्सिमम 26 वीक होता है मैटरनिटी लीव फॉर फर्स्ट 2 चाइल्ड पे विद अप टू 8 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 8 वीक पहले एंड 12 वीक सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द। ESI को एडमिनिस्ट्रेटेड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ESI कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसे एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसे थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, क्वेश्चन बड़ा है तो दिखाई नहीं देगा। चलो, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 गारंटी है मिनिमम ऑफ हाउ मैनी डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड। मनरेगा कितने दिन का वर्क का गारंटी देता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। ऑप्शन नंबर डी 100 डेज का देता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 prohibit the registration of a trade union consisting of। इन चारों ऑप्शन में से ट्रेड यूनियन एक्ट किसके रजिस्ट्रेशन को प्रोहिबिट करता है? कैजुअल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता ट्रेड यूनियन में। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 5 बोल रही हूँ। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में टर्म डिफाइन की गई है रेफर टू इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को रेफर करती है। तो वो क्या है? एम्प्लॉयड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयड फॉर ए फिक्स टर्म, एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉय इन द प्राइवेट सेक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कैसे डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट बाय ए एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर ने भी एम्प्लॉयड किया है किसी इंडिविजुअल को तो वो एम्प्लॉय ही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, which legislation in India ensure the safety, health and welfare of workers employed in hazardous process? कौन सा एक्ट है जो hazardous process सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करता है इंडिया में? फैक्ट्री एक्ट, माइन एक्ट, चाइल्ड लेबर या hazardous process रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज ए की कंपोनेंट अंडर विच एक्ट? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किसका की कंपोनेंट है जो एडवाइज करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेरियस मैटर रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर? लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो
डिफरेंट डिफरेंट मैटर होते हैं, उनमें एडवाइस करता है। तो किस एक्ट में आता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे ये, इसलिए मैंने इस पीडीएफ में ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, इसका आंसर आप दो, क्योंकि अब क्वेश्चन पहले की तरह सिंपल नहीं आते कि चाइल्ड की एज क्या है, एडोलसेंट की क्या है, अब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमें हर प्रोस्पेक्टिव से प्रिपेयर होना है, और इसलिए मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ला सकूँ। लेकिन उसके लिए आपको चैनल भी तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और आप शेयर नहीं करोगे तो आगे वीडियो भी सर्च में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, सोच के बताओ आप, मैं भी बताती हूँ इसका आंसर। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किस एक्ट में दिया गया हुआ है? ये दिया गया है आपका फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। द बीड़ी एंड सिगार वर्कर 1966 फोकस ऑन रेगुलेटिंग द वर्किंग कंडीशन। बीड़ी एंड सिगार वर्कर किस पे रेगुलेट करता है वर्किंग कंडीशन की? तो इसका आंसर तो सिंपल ही है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बीड़ी एंड सिगार वर्कर। अब हम आते हैं हमारे लास्ट के क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, अच्छा लगा ये वीडियो एमसीक्यू वाला, और आप चाहते हो कि मैं आगे इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और हाँ, अगर कुछ भी फीडबैक आप मुझे देना चाहते हो, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। या आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो कि मैं किस तरीके के एमसीक्यू लाऊं, या क्या किस तरीके के लेक्चर लाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 इज एप्लीकेबल टू वर्कर एम्प्लॉयड इन। प्लांटेशन एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशन में, या कंस्ट्रक्शन साइट पे? तो प्लांटेशन एक्ट प्लांटेशन में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं हम फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये थोड़ा सा मैंने अपने बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू गाइस।